हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 9th साइंस फर्स्ट चैप्टर मैटर इन आवर सराउंडिंग्स। इस चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे व्हाट इज मैटर, नेचर ऑफ मैटर्स, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टिकल्स ऑफ मैटर, स्टेट्स ऑफ मैटर एंड देयर प्रॉपर्टीज, इंटरचेंज द स्टेट्स ऑफ मैटर्स, फैक्टर्स दैट अफेक्ट द चेंज ऑफ स्टेट्स ऑफ मैटर, इवेपोरेशन एंड फैक्टर्स दैट अफेक्ट इवेपोरेशन। तो आइए इस चैप्टर को हम लोग शुरू करते हैं। मैटर, व्हाट इज मैटर? एनीथिंग अराउंड अस दैट हैज बोथ मास एंड वॉल्यूम मीन्स स्पेस ऑक्यूपाइड इज कॉल्ड मैटर। वो हर एक चीज़ है जिसमें मास हो और जिसमें वॉल्यूम हो, यानी जो स्पेस ऑक्यूपाई करता हो, वो क्या कहलाता है? मैटर। जैसे कि पेपर, पेन, वाटर, मिल्क, शुगर, कॉटन, एयर एटसेट्रा, दीज ऑल आर मैटर्स। किसी भी मैटर के पार्टिकल्स क्या होते हैं? तो किसी भी मैटर्स के पार्टिकल्स होते हैं मॉलिक्यूल्स। इस चैप्टर में हम लोग मॉलिक्यूल्स को ही मैटर के पार्टिकल्स के रूप में कंसीडर करेंगे। कोई भी मैटर, चाहे वो गैस हो, सॉलिड हो या लिक्विड हो, वो बहुत छोटे छोटे टाइनी मॉलिक्यूल्स से मिलकर बने होते हैं, मिलियंस ऑफ मॉलिक्यूल्स से मिलकर बने होते हैं। आगे हम लोग नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे कि एक मॉलिक्यूल्स कई सारे एटम्स से मिलकर बने होते हैं और एटम्स इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से भी मिलकर बने होते हैं। लेकिन इस चैप्टर में हम लोग पार्टिकल्स ऑफ मैटर मीन्स मॉलिक्यूल्स को ही कंसीडर करेंगे। All matters are made up of tiny individual particles called atom according to जॉन डाल्टन। जॉन डाल्टन के अनुसार जो मैटर्स होते हैं वो इन छोटे छोटे इंडिविजुअल पार्टिकल से मिलकर बने होते हैं, जिन्हें हम क्या कहते हैं? एटम। According to Indian philosophy, all the matters of living or non-living things are made up of 5 basic elements called पंच तत्व। इंडियन फिलोसफी के अकॉर्डिंग जितने भी लिविंग और नॉन लिविंग मैटर्स हैं वो सारे 5 तत्वों से मिलकर, 5 बेसिक एलिमेंट्स से मिलकर बने हैं, जिन्हें हम पंचतत्व कहते हैं। और दीज आर एयर, अर्थ, फायर, स्काई एंड वाटर। Modern scientists divided matters on the basis of physical property and chemical property। किसी भी मैटर के फिजिकल प्रॉपर्टी क्या हो सकते हैं? तो मास, वॉल्यूम, डेंसिटी, स्टेट्स ऑफ मैटर, जिसके बारे में हम लोग इस चैप्टर में पढ़ेंगे, टेम्परेचर, बॉइलिंग, मेल्टिंग, इवेपोरेशन, दिस ऑल आर फिजिकल प्रॉपर्टी। हम लोग इस चैप्टर में फिजिकल प्रॉपर्टी के बारे में पढ़ेंगे। केमिकल प्रॉपर्टी, रिएक्टिविटी, ऑक्सीडेशन, रिडक्शन, टॉक्सिसिटी, फ्लेमेबिलिटी एटसेट्रा, दीज आर केमिकल प्रॉपर्टी। कुछ चीज़ें हैं जो मैटर नहीं है, जैसे कि टाइम में ना ही मास होती है ना ही स्पेस ऑक्यूपाई करता है। साउंड, सनलाइट, रेनबो, लव, थॉट्स, ग्रेविटी, माइक्रोवेव्स, हीट, इंफॉर्मेशन, रिफ्लेक्शंस, these all are not a matter। States of matter on the basis of physical property and chemical property। On the basis of physical property, there are 5 states of matter. First state is solid, second liquid, third state gas, fourth state is called plasma, and fifth state is BEC, means Bose-Einstein condensate। And on the basis of chemical properties, there are 3 states of matter also. These are elements, compound and mixture। नेक्स्ट चैप्टर में हम लोग एलिमेंट्स, कंपाउंड और मिक्सचर के बारे में पढ़ेंगे, जबकि इस चैप्टर में हम स्टेट्स ऑफ मैटर ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल प्रॉपर्टी, ये 5 स्टेट्स के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। उससे पहले हम कुछ चीज़ों को जान लेते हैं, जैसे कि मास, द अमाउंट ऑफ मैटर इन एन ऑब्जेक्ट। किसी भी ऑब्जेक्ट जितने अमाउंट ऑफ मैटर से मिलकर बना होता है उसे हम क्या कहते हैं? मास। और मैटर किससे मिलकर बने होते हैं? तो टाइनी पार्टिकल से मिलकर बने होते हैं, जिसे हम क्या कहते हैं? मॉलिक्यूल्स। और मॉलिक्यूल्स एटम्स और इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन से मिलकर बने होते हैं। इट ऑलवेज रिमेन्स कॉन्स्टेंट वेदर यू आर ऑन मून और अर्थ। मास नेवर चेंजेस। मास हमेशा कॉन्स्टेंट रहता है। आप जितने नंबर ऑफ पार्टिकल से मिलकर बने होंगे उतने ही नंबर ऑफ पार्टिकल से मून पे भी बने होंगे, अर्थ पे भी बने होंगे, कहीं भी रहे तो उतने ही नंबर ऑफ पार्टिकल से आप बने होंगे। तो मास में कभी कोई डिफरेंस नहीं आती है। हाँ, वेट में डिफरेंस आती है, क्योंकि वेट डिपेंड्स अपॉन ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन। तो मून का 1/6 है, इसलिए वेट भी हमारा 1/6 हो जाता है मून पे, लेकिन मास हमेशा सेम रहता है। ऐसा यूनिट मास का हम लोग जानते ही हैं, केजी है। वॉल्यूम किसे कहते हैं? तो व्हाट इज वॉल्यूम? द अमाउंट ऑफ स्पेस ऑक्यूपाइड बाय एन ऑब्जेक्ट। किसी भी ऑब्जेक्ट के द्वारा जितना स्पेस ऑक्यूपाई किया जाता है उसको हम क्या कहते हैं? वॉल्यूम। सॉलिड और लिक्विड के वॉल्यूम फिक्स्ड होते हैं, जबकि गैसेस के वॉल्यूम फिक्स्ड नहीं होते हैं। फॉर एन एग्जांपल, जैसे कि ये कंटेनर है और इस कंटेनर को चारों तरफ से हमने बंद करके रखा हुआ है, तो गैस इस यहाँ तक पूरे एकदम फैला रहेगा। अब इस कंटेनर को हम थोड़ा बड़ा कर देते हैं तो यही गैस क्या हो जाएंगे? ऊपर तक जाके फैल जाएंगे, तो वॉल्यूम बढ़ता चला जाएगा। तो इसलिए गैस के वॉल्यूम फिक्स्ड नहीं होते हैं, जबकि सॉलिड और लिक्विड के वॉल्यूम फिक्स्ड होते हैं। ऐसा यूनिट इसका क्या है? तो क्यूबिक मीटर या मीटर क्यूब। डेंसिटी किसको कहते हैं? द मास पर यूनिट वॉल्यूम इज कॉल्ड डेंसिटी। एक यूनिट वॉल्यूम में जितनी मास होगी उस दोनों के रेशियो को कहते हैं डेंसिटी। तो डेंसिटी इज इक्वल टू मास बाय वॉल्यूम।
डेंसिटी का यूनिट क्या होगा, तो मास का किलोग्राम और वॉल्यूम का मीटर क्यूब। सो डेंसिटी का यूनिट क्या होगा, किलोग्राम पर मीटर क्यूब या क्यूबिक मीटर। डेंसिटी इज actually how tightly packed matter is. The amount of mass in a given space is called density. If the two objects have same volume, then the object with greater mass has a greater density. अगर दो ऑब्जेक्ट हैं और दोनों का वॉल्यूम सेम है, जैसे कि यहाँ हम देख सकते हैं कि दो ऑब्जेक्ट हैं और दोनों की वॉल्यूम सेम है, सेम स्पेस ऑक्यूपाई किया हुआ है, सेम स्पेस है दोनों का, लेकिन पहले वाले में मास ज़्यादा है इसलिए इसकी डेंसिटी भी क्या होगी, ज़्यादा होगी, जबकि दूसरे वाले की डेंसिटी कम होगी। If the two objects have same mass but the object with a smaller volume has a greater density or a larger volume has a smaller density, दो ऑब्जेक्ट हैं और अगर दोनों ऑब्जेक्ट में have same mass, दोनों ऑब्जेक्ट का सेम साइज है और दोनों में मास सेम ही है, अगर इसमें भी मान लेते हैं 10 kg मास है, इसका भी मान लेते हैं 10 kg मास है, लेकिन अगर इसका स्पेस ज़्यादा है तो इसका डेंसिटी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, क्योंकि ये 10 kg ज़्यादा स्पेस में फैला होगा और यही 10 kg कम स्पेस में कम वॉल्यूम में फैला होगा। तो इसलिए इफ़ द टू ऑब्जेक्ट्स हैव सेम मास देन द ऑब्जेक्ट विद ए स्मॉलर वॉल्यूम हैज ए ग्रेटर डेंसिटी एंड लार्जर वॉल्यूम हैज ए स्मॉलर डेंसिटी। डेंसिटी सॉलिड हैज हायर डेंसिटी दैन लिक्विड एंड लिक्विड हैज हायर डेंसिटी दैन गैस, क्योंकि सॉलिड के जो पार्टिकल्स होते हैं वो काफ़ी नज़दीक होते हैं और लिक्विड के उससे थोड़ा दूर और गैस के बहुत ज़्यादा दूर। ओस्मियम सबसे ज़्यादा डेंस एलिमेंट है और हाइड्रोजन सबसे कम डेंस एलिमेंट होते हैं। अब डेंसिटी के ऊपर में कुछ थ्योरीज हैं, जैसे कि कोई भी ऑब्जेक्ट फ्लोट कब करता है या सस्पेंड या सिंक यानी डूब कब जाता है। कोई भी ऑब्जेक्ट फ्लोट तभी कर सकता है, जैसे कि आइस हम देख सकते हैं यहाँ पे वाटर के ऊपर में फ्लोट कर रहा है, तो कोई भी ऑब्जेक्ट तभी फ्लोट कर सकता है अगर उसकी डेंसिटी जिस मीडियम वो फ्लोट कर रहा है उससे कम हो। जैसे कि यहाँ पे आइस की डेंसिटी वाटर की डेंसिटी से कम है तभी वो फ्लोट कर पा रही है, और अगर दोनों की डेंसिटी सेम है तो वो सस्पेंड हो जाएगी यानी आधा डूब जाएगी। और अगर कोई भी ऑब्जेक्ट की डेंसिटी जिस मीडियम में वो फ्लोट कर रहा है उससे करने की कोशिश कर रहा है उससे ज़्यादा है, उससे ज़्यादा डेंसर है कोई भी ऑब्जेक्ट, तो वो उस मीडियम में डूब जाएगी। जैसे कि आयरन का नेल वो पानी में डूब जाता है क्योंकि आयरन के नेल की डेंसिटी वाटर की डेंसिटी से ज़्यादा है, तो इसलिए डूब जाएगी। जबकि वही अगर वुड हो तो वो पानी के ऊपर में तैरती है क्योंकि वुड की डेंसिटी वाटर की डेंसिटी से कम है। Why does it is easier to swim in sea water than river water और फ्रेश वाटर? सी के वाटर में स्विम करना आसान होता है जबकि फ्रेश रिवर वाटर में या फ्रेश वाटर में तैरना मुश्किल होता है। क्यों? क्योंकि सी की जो डेंसिटी, सी वाटर की जो डेंसिटी होती है वो क्या होती है, ज़्यादा होती है, तो इसलिए हमें तैरना आसान होता है। क्योंकि क्यों ज़्यादा होती है? क्योंकि बहुत सारे सी वाटर में मिनरल्स मिले होते हैं, तो उन मिनरल्स के कारण उसकी डेंसिटी बढ़ जाती है, नंबर ऑफ अमाउंट ज़्यादा हो जाती है वाटर में, तो इसलिए डेंसिटी बढ़ने के कारण उसमें तैरना आसान होती है जबकि रिवर या फ्रेश वाटर में तैरना मुश्किल। वाई ऑयल फ्लोट्स ऑन वाटर? वाटर के ऊपर में ऑयल क्यों फ्लोट्स करता है? तो उसके पीछे भी क्या है, डेंसिटी की ही रीजन है कि ऑयल की डेंसिटी वाटर की डेंसिटी से कम होती है इसलिए तैरती है। हालांकि हम लोग फिजिक्स में पढ़ेंगे इसके पीछे और भी कुछ रीजन्स हैं, बियॉन्ड फोर्स के बारे में, आर्किमिडीज प्रिंसिपल्स के बारे में हम लोग पढ़ेंगे, लेकिन हम लोग फिजिक्स में पढ़ेंगे। Concentration: the amount of solute means solid particle dissolved in a solvent means liquid at a specific temperature is called concentration. किसी एक स्पेसिफिक टेम्परेचर पे जितनी अमाउंट ऑफ सॉल्यूट यानी सॉलिड डिजॉल्व हो सके किसी भी सॉल्वेंट में यानी लिक्विड में, तो उसे हम क्या कहते हैं, कंसंट्रेशन कहते हैं। यहाँ हम देख सकते हैं कि फर्स्ट वाले गिलास में सभी में सेम अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट है, लेकिन फर्स्ट वाले में सॉल्यूट पार्टिकल्स कम है, सॉलिड पार्टिकल्स कम है। दूसरे क्लास में हम देख सकते हैं कि इसमें थोड़ा ज़्यादा है, इसमें उससे ज़्यादा, उसमें उससे ज़्यादा, और यहाँ पे सबसे ज़्यादा है। तो इसकी कंसंट्रेशन सबसे ज़्यादा हुई और इसकी कंसंट्रेशन सबसे कम है क्योंकि इसमें अमाउंट ऑफ सॉलिड पार्टिकल्स कम डिजॉल्व है और इसमें कलर ज़्यादा डिजॉल्व है। तो इसमें ज़्यादा पार्टिकल डिजॉल्व होने के कारण इसकी कंसंट्रेशन हाई होगी। इसे हम सैचुरेटेड सॉल्यूशन कहेंगे और इसे हम डाइल्यूट सॉल्यूशन कहते हैं। ये हम लोग सेकंड चैप्टर में पढ़ेंगे। When concentration increases, density increases also. अगर concentration increase होती है तो density भी increase होगी। कैसे होगी? क्योंकि इसमें amount of जो
यहाँ पे इसमें इस ग्लास में जो हम मास देख रहे हैं, तो इसमें नंबर ऑफ पार्टिकल्स कम है, इसमें उससे ज़्यादा नंबर ऑफ पार्टिकल्स डिजॉल्व है। इसमें नंबर ऑफ पार्टिकल्स वाटर के तो है ही, और सॉलिड पार्टिकल्स के भी आ गए हैं, इसमें भी ज़्यादा हैं। तो इसलिए इसकी डेंसिटी ज़्यादा, क्योंकि इसमें अमाउंट ऑफ मॉलिक्यूल्स ज़्यादा हैं, तो इसलिए इसकी डेंसिटी ज़्यादा और इसमें कम। वॉल्यूम रिमेन्स कांस्टेंट। अगर हम कंसंट्रेशन को इंक्रीज करते हैं तो उससे वॉल्यूम नहीं बढ़ता है। यहाँ पे देखिए कंसंट्रेशन इंक्रीज होते जा रहा है हर एक गिलास का एक दूसरे से, तो यहाँ इसका कंसंट्रेशन सबसे ज़्यादा है, लेकिन वॉल्यूम इंक्रीज नहीं हुई है। क्या गिलास का पानी का लेवल बढ़ गया? नहीं, वो नहीं बढ़ता है। क्यों नहीं बढ़ता है? क्योंकि इस मॉलिक्यूल्स के बीच में स्पेस होता है, जैसे हम लोग आगे पढ़ेंगे, तो उस स्पेस के बीच में जाकर वो सेट हो जाती है, बैठ जाती है, इसलिए वॉल्यूम इंक्रीज नहीं करता है। कंसंट्रेशन अगर बढ़ती है तो वॉल्यूम इंक्रीज नहीं करेगा, कांस्टेंट रहेगा। फिजिकल नेचर ऑफ मैटर का फिजिकल नेचर क्या होता है, इसके लिए एक एक्टिविटी भी है। एक बीकर ले लेंगे, उसमें 100 ml वाटर ले लेंगे, उसमें 2 से 3 क्रिस्टल ऑफ पोटासियम परमैंगनेट यानी KMnO4 वो डिजॉल्व कर देंगे। फिर उसमें से 10 ml निकाल कर दूसरे 100 ml फ्रेश वाटर में उसे पॉर इनटू कर देंगे। फिर इसमें से 10 ml निकाल कर फिर फ्रेश 100 ml में डाल देंगे, उसे पॉर कर देंगे। फिर दूसरे वाले में फ्रेश 100 ml वाटर में ये इसमें से 10 ml निकाल कर फिर उसमें डिजॉल्व कर देंगे। तो हम देखते हैं कि जब पोटासियम परमैंगनेट को डिजॉल्व किया जाता है तो इसका कलर डार्क पर्पल है। फिर इसमें से 10 ml निकाल कर फ्रेश वाटर में दिया तो थोड़ा लाइट हुआ, और यहाँ पे थोड़ा लाइट हुआ। अब लेकिन अभी भी इसमें पर्पलनेस है। तो इतना रिपीटेशन करने के बावजूद भी हम देख रहे हैं 5 से 6 टाइम हमने ऐसा रिपीटेशन किया, तो इसके बावजूद भी हम देखते हैं कि कलर अभी भी है। इससे पता चलती है कि पार्टिकल्स जो होते हैं मैटर के वो कितने छोटे होते हैं कि काफ़ी दूर तक वो डिजॉल्व हो जाते हैं। इसी एक्टिविटी को आप चाहें तो घर में भी कर सकते हैं, डिटॉल के साथ भी कर सकते हैं, या फूड कलर अगर मौजूद हो तो उससे भी कर सकते हैं। आप डिटॉल से भी करेंगे तो आप देखेंगे कि कई बार फ्रेश वाटर में थोड़ा सा प्रीवियस डिजॉल्व में से 10 ml निकाल कर डालने पे फिर फ्रेश वाटर उसमें से 10 ml निकाल कर फिर 100 ml फ्रेश वाटर में डालने के बावजूद भी हम देखेंगे कि डिटॉल की स्मेल अभी भी पाई जाएगी वाटर में। तो इससे ये प्रूफ होता है कि जो पार्टिकल्स होते हैं मैटर के वो बहुत ही स्मॉल होते हैं। कितने स्मॉल होते हैं? तो साइज ऑफ एन एटम, किसी भी एटम का साइज कितना होता है? तो 0.1 नैनोमीटर से लेकर 0.5 नैनोमीटर तक साइज ऑफ एटम हो सकती है। इसके बारे में हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे बाद में। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टिकल्स ऑफ मैटर। किसी भी पार्टिकल्स ऑफ मैटर के कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या होते हैं? तो 3 कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं। पहला, पार्टिकल्स ऑफ मैटर हैव ए स्पेस बिटवीन देम। जो भी पार्टिकल्स होते हैं मैटर के, पार्टिकल्स क्या होंगे? मॉलिक्यूल्स। इस चैप्टर में हम मॉलिक्यूल्स कंसीडर करके चलेंगे। तो पार्टिकल्स ऑफ मैटर हैव ए स्पेस बिटवीन देम, उनके बीच में स्पेस होती है जिसे हम इंटरमोलिकुलर स्पेस कहते हैं। पार्टिकल्स ऑफ मैटर अट्रैक्ट ईच अदर। पार्टिकल्स ऑफ मैटर एक दूसरे को अट्रैक्ट करता है, उन दोनों के बीच फोर्स ऑफ अट्रैक्शन काम करता है, जिसे हम इंटरमोलिकुलर फोर्स कहते हैं। और तीसरा कैरेक्टरिस्टिक्स है पार्टिकल्स ऑफ मैटर कंटिन्यूसली मूव या वाइब्रेट करते रहते हैं। किसी भी मैटर के पार्टिकल्स, सॉलिड के पार्टिकल्स वाइब्रेट करते हैं, मूव नहीं करते हैं। हाँ, लिक्विड के और गैस के मूव करते हैं, इसलिए इन्हें फ्लूइड्स भी कहा जाता है। तो अगर कोई भी ऑब्जेक्ट मूव करती है तो उसमें काइनेटिक एनर्जी होगी, तो इसलिए पार्टिकल्स ऑफ मैटर में क्या पाई जाती है? उनके बीच में काइनेटिक एनर्जी। पहला कैरेक्टरिस्टिक्स है पार्टिकल्स ऑफ मैटर हैव स्पेस बिटवीन देम। तो इसके लिए एक एक्टिविटी है। एक बीकर ले लेंगे, गिलास ले लेंगे, और उसमें थोड़ा सा वाटर ले लेंगे और वाटर का लेवल को हम माप लेंगे। अब इसके बाद उसमें कुछ हम साल्ट ऐड कर देंगे। ऐड करने के बाद उसको स्टीयर करेंगे अच्छी तरीके से, और फिर वाटर का लेवल मापेंगे। तो हम अभी भी देखते हैं कि वाटर का लेवल पहले जैसा ही है, वाटर का लेवल इंक्रीज नहीं किया। क्यों नहीं किया? बिकॉज पार्टिकल्स ऑफ मैटर हैव स्पेस बिटवीन देम, और इस स्पेस को क्या कहा जाता है? इंटरमोलिकुलर स्पेस। तो ये स्पेस के बीच में पार्टिकल्स, जो सॉलिड पार्टिकल्स होते हैं, वो आकर सेट हो जाते हैं, गेट इनटू हो जाते हैं, इसलिए लेवल राइज नहीं करता है। जैसे कि फॉर एन एग्जांपल, अगर कोई हॉल है और उस हॉल में 1000 लोगों के खड़े होने की जगह है, तो 1000 लोग के खड़े होने की जगह है, और उसमें अभी मान लेते हैं कि 500 लोग ही खड़े हैं, तो उनके बीच में स्पेस है। और अगर हम 500 लोग को लाकर उसमें डाल दें तो उस स्पेस
के बीच में लोग खड़े हो जाएंगे, जो लोगों के बीच में स्पेस है थोड़ी थोड़ी, तो उससे क्या हॉल की साइज़ बढ़ जाएगी, वॉल्यूम बढ़ जाएगी? नहीं, उतनी ही रहेगी। हाँ, अब 1000 के बाद अगर हमको 2000 करना पड़ेगा तो फिर हमें हॉल का साइज़ बड़ा करना पड़ेगा, तो फिर वॉल्यूम इंक्रीज हो जाएगी। तो यही इस तरीके से इसमें भी होती है। जो लिक्विड के पार्टिकल्स होते हैं उनके बीच में स्पेस होती है, तो उस स्पेस के बीच में सॉलिड के पार्टिकल्स आकर बैठ जाते हैं, जिनके कारण वॉल्यूम राइज नहीं होता है। तो पार्टिकल्स ऑफ सॉलिड मैटर हैव नेग्लिजिबल स्पेस। जो सॉलिड के पार्टिकल्स होते हैं, सॉलिड मैटर्स के जो पार्टिकल्स होते हैं उनके बीच में, मॉलिक्यूल्स के बीच में नेग्लिजिबल स्पेस होता है, ना के बराबर। जो लिक्विड के होते हैं मॉलिक्यूल्स, तो उनके बीच में मॉडरेट स्पेस होती है या थोड़ा बहुत स्पेस होती है, और जबकि गैसियस पार्टिकल्स के बीच में स्पेस बहुत ज़्यादा होती है। यह हम देख सकते हैं इंटरमोलिकुलर स्पेस। सॉलिड के पार्टिकल्स के बीच में बहुत कम स्पेस है, लिक्विड में उससे थोड़ी ज़्यादा, और गैस में बहुत ज़्यादा स्पेस है। इंटरमोलिकुलर स्पेस वर्सेस काइनेटिक एनर्जी, इस चीज़ को हम लोग थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं। व्हेन इंटरमोलिकुलर स्पेस इंक्रीजेज, काइनेटिक एनर्जी इंक्रीजेज एंड वाइस वर्सा। इसका मतलब हुआ कि अगर इंटरमोलिकुलर स्पेस इंक्रीज करेगी तो काइनेटिक एनर्जी भी इंक्रीज करेगा, क्योंकि अगर स्पेस ज़्यादा बढ़ती चली जा रही है तो इसका मतलब पार्टिकल्स कंटिन्यूसली एक दूसरे से दूर जा रहे हैं, मूव कर रहे हैं, तो फिर काइनेटिक एनर्जी भी क्या होती चली जाएगी, बढ़ती चली जाएगी। और अगर काइनेटिक एनर्जी घट रही है, इसका मतलब स्पेस क्या हो रहा है, घट रहा है, मूव कम हो रहा है धीरे धीरे, तो इसलिए वाइस वर्सा, व्हेन इंटरमोलिकुलर स्पेस इंक्रीजेज काइनेटिक एनर्जी इंक्रीजेज। यहाँ पे हम देख सकते हैं कि दो मॉलिक्यूल्स हैं, HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड के दो मॉलिक्यूल्स हैं, एक इधर, और उनके बीच में एक स्पेस है, और इस स्पेस को हम लोग कहते हैं इंटरमोलिकुलर स्पेस। इंटरमोलिकुलर स्पेस कैन बी इंक्रीज्ड और डिक्रीज्ड बाय अप्लाइंग एनर्जी एंड विथड्रॉइंग एनर्जी रिस्पेक्टिवली। इंटरमोलिकुलर स्पेस को बढ़ाया या कम किया जा सकता है एनर्जी देकर या निकाल कर। अगर हम एनर्जी देते हैं तो इंटरमोलिकुलर स्पेस बढ़ता चला जाएगा। क्यों बढ़ता चला जाएगा, हम लोग पढ़ेंगे आगे। तो इंटरमोलिकुलर स्पेस बढ़ता चला जाएगा, और अगर हम एनर्जी निकालते हैं, विथड्रॉ करते हैं, तो इंटरमोलिकुलर स्पेस घटता चला जाएगा। और इंटरमोलिकुलर स्पेस घट रहा है, इसका मतलब मीन्स काइनेटिक एनर्जी भी घट रहा है। अगर इंटरमोलिकुलर स्पेस बढ़ रहा है, इसका मतलब काइनेटिक एनर्जी भी बढ़ रहा है। यहाँ हम देख सकते हैं कि सॉलिड, लिक्विड और गैस है। वेरी लेस इंटरमोलिकुलर स्पेस सॉलिड के, इसमें इंटरमोलिकुलर स्पेस थोड़ी ज़्यादा होती है, और इसके बीच में काफ़ी ज़्यादा होती है गैस में। मॉलिक्यूल्स आर क्लोजली पैक्ड एंड अरेंज्ड, ये अरेंज्ड मैनर में होते हैं। सॉलिड के जो पार्टिकल्स होते हैं, मॉलिक्यूल्स होते हैं, वो अरेंज्ड मैनर में, वो उसका शेप साइज बिगड़ता नहीं है, एकदम अरेंज्ड मैनर में रहता है। लिक्विड के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो लूजली पैक्ड रहते हैं सॉलिड के तुलना में, और गैस के काफ़ी ज़्यादा लूजली पैक्ड। मॉलिक्यूल्स ओनली कैन वाइब्रेट एट देयर पोजीशन। सॉलिड में जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो अपने पोजीशन पे केवल वाइब्रेट कर सकते हैं, मूव नहीं कर सकते हैं। हाँ, लिक्विड के और गैस के, इसके मॉलिक्यूल्स फ्लो कर सकते हैं, इसलिए इन्हें फ्लूइड्स भी दोनों को कहा जाता है। फ्लूइड्स दोनों को कहा जाता है, लिक्विड को भी और गैस को भी। तो इनके बीच में स्पेस कम है तो काइनेटिक एनर्जी कम होगी। इसमें मॉडरेट काइनेटिक एनर्जी, थोड़ी सा स्पेस है तो, और गैस के भी पार्टिकल्स के बीच में हाई काइनेटिक एनर्जी होती है। यहाँ की एक्टिविटी है जिसे हम करके देख सकते हैं। पार्टिकल्स ऑफ मैटर हैव स्पेस बिटवीन देम। यहाँ वाटर के मॉलिक्यूल्स हैं, यहाँ देख सकते हैं ये सारे वाटर के मॉलिक्यूल्स हैं। H2O, एक ऑक्सीजन और 2 हाइड्रोजन यहाँ पे हैं। तो इन सारे वाटर के मॉलिक्यूल्स के बीच में शुगर स्पेस है, देख सकते हैं यहाँ पे स्पेस है, हर एक मॉलिक्यूल्स के बीच में यहाँ स्पेस है ना। तो इस स्पेस के बीच में आकर शुगर के मॉलिक्यूल्स सेट हो जाते हैं, गेट इनटू हो जाते हैं, इसलिए डेंसिटी क्या हो जाती है, इंक्रीज कर जाती है, लेकिन कंसंट्रेशन भी इंक्रीज कर जाती है, लेकिन वॉल्यूम इंक्रीज नहीं करती है, क्योंकि अब इतना ही स्पेस में नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, जो नंबर ऑफ एटम्स और पार्टिकल्स जो हो गए हैं वो क्या हो गए हैं, ज़्यादा हो गए हैं। पहले केवल वाटर के ही मॉलिक्यूल्स थे, अब शुगर के भी आ गए हैं, तो इसलिए डेंसिटी बढ़ गई, कंसंट्रेशन बढ़ गया, लेकिन वॉल्यूम वही रहेगा। पार्टिकल्स ऑफ मैटर गेट इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड। कोई भी पार्टिकल्स ऑफ मैटर जो होती है वो इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड होती है। अगर हम पानी में चीनी को घोलते हैं तो घोलने में हम देखेंगे कि पूरा पानी में इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड हो जाता है। ऐसा नहीं है कि पानी का कुछ पार्ट हम पिएंगे तो ज़्यादा मीठा और कुछ पार्ट कम मीठा लगेगा, ऐसा नहीं होता है। पार्टिकल्स ऑफ मैटर अट्रैक्ट ईच अदर। तो
तो पार्टिकल्स ऑफ मैटर जो होते हैं वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, इसके लिए एक एक्टिविटी भी है। एक आयरन नेल ले लेंगे, एक पीस ऑफ चॉक ले लेंगे, रबर बैंड ले लेंगे और सभी को हैमरिंग, कटिंग या स्टिचिंग के थ्रू तोड़ने का कोशिश करते हैं। तो हम देखेंगे कि इट इज़ मोर ईजियर टू ब्रेक द चॉक, लेस ईजियर टू ब्रेक द रबर बैंड एंड डिफिकल्ट टू ब्रेक द आयरन नेल। This is because the particles in the iron nail are held together closely packed with greater force than in the rubber band or chalk. तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन टू मॉलिक्यूल्स और पार्टिकल्स ऑफ ए मैटर इज कॉल्ड इंटरमोलिकुलर फोर्स। दो पार्टिकल्स के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है उसे हम क्या कहते हैं? इंटरमोलिकुलर फोर्स। पार्टिकल्स ऑफ सॉलिड हैव ए स्ट्रॉन्ग इंटरमोलिकुलर फोर्स। तो अगर फोर्स ज़्यादा होगी इंटरमोलिकुलर फोर्स तो स्पेस कम होगी, क्योंकि अगर ज़्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से एक दूसरे को पकड़े हुए है तो दोनों के बीच में जगह क्या होगी? मॉलिक्यूल्स के बीच में कम हो जाएगी। तो पार्टिकल्स ऑफ सॉलिड हैव ए स्ट्रॉन्ग इंटरमोलिकुलर फोर्स, सो लेस स्पेस अमॉन्ग देम। Particles of liquids have moderate intermolecular force, so some space among them, and particles of gas have weak intermolecular force, so large space among them. Intermolecular space versus intermolecular force. Particles have force of attraction among them. They are held together with their mutual sharing of force and energy. यहाँ हम देख सकते हैं कि एक वाटर के यहाँ पे मॉलिक्यूल्स हैं H2O, यहाँ वाटर के मॉलिक्यूल्स हैं और इन दोनों के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन काम कर रहा है और इन दोनों के बीच में इंटरमोलिकुलर स्पेस भी है। तो टेम्परेचर का क्या इफेक्ट पड़ता है इंटरमोलिकुलर फोर्स और इंटरमोलिकुलर स्पेस पे? तो व्हेन वी सप्लाई हीट एनर्जी यानी हीटिंग, जब हम गर्म करते हैं, देयर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ओवरकम बाय सप्लाइड एनर्जी, सो देयर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वीकेंस। इन दोनों के बीच में इन दोनों पार्टिकल्स के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है। इन दोनों के बीच में एक दूसरे के साथ एनर्जी को शेयर करके एक दूसरे के साथ दोस्ती फ्रेंडशिप करके रुका हुआ है, एक दूसरे को पकड़े हुए है। अगर हम बाहर से हीट सप्लाई करते हैं, बाहर से एनर्जी देते हैं तो इनके आपस की दोस्ती कमज़ोर हो जाती है, इनके आपस की एनर्जी, एक दूसरे का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कमज़ोर हो जाता है, वीक हो जाता है और स्पेस बढ़ता चला जाता है। और यही स्पेस जब बढ़ता चला जाएगा तो सॉलिड से लिक्विड और लिक्विड से गैस में कन्वर्ट हो जाता है, जिसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। जैसे कि आइस क्यूब को अगर हम हीट करें, आइस क्यूब सॉलिड है, इसका मतलब उसके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन पार्टिकल्स के बीच में ज़्यादा है, स्पेस कम है। अब अगर हम बाहर से एनर्जी देते हैं तो उनके बीच की जो एनर्जी है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, वो क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी और फिर सॉलिड से पिघल कर लिक्विड और भी ज़्यादा हीट देंगे तो और दूर हो जाएगी, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम हो जाएगी, स्पेस बढ़ती चली जाएगी और गैस में कन्वर्ट हो जाएगी, इवोपरेट हो जाएगी। तो as intermolecular force weakens, they begin moving apart from each other and their kinetic energy increases. When we take out energy, कूलिंग, जब हम ठंडा करते हैं, जब उनके बीच की एनर्जी को और निकाल लेते हैं तो वो उन लोगों को एक दूसरे की और ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है, तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन उन दोनों के बीच की और बढ़ जाती है, इंटरमोलिकुलर स्पेस घट जाएगी। जब भी फोर्स बढ़ेगी तो स्पेस घटेगी, तो इंटरमोलिकुलर स्पेस घट जाती है। तो जब हम बाहर उनके बीच से एनर्जी निकाल लेते हैं तो फिर वो क्या हो जाते हैं? एक दूसरे के करीब आ जाते हैं और फिर इसी तरह से गैस से लिक्विड और लिक्विड से सॉलिड बन जाते हैं। जैसे कि गैस, उनके पार्टिकल्स के बीच में स्पेस ज़्यादा है, इसका मतलब काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा है, इसका मतलब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम है और फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम है। अब अगर उसमें से एनर्जी हम निकाल लेंगे, कंडेंस करेंगे, कूल करेंगे तो गैस ठंडा होकर लिक्विड बन जाएगा और फिर लिक्विड को और ज़्यादा कूल करेंगे तो आइस क्यूब बन जाएगा, जैसे वाटर से आइस क्यूब बनती है। तो एज IMS बिगिन डिक्रीजिंग देयर काइनेटिक एनर्जी ऑल्सो डिक्रीजेज। तो अगर इंटर मोलिकुलर स्पेस डिक्रीज होना शुरू हो जाएगा, क्योंकि जब हम हीट निकालेंगे, कूल करेंगे तो उनके बीच की काइनेटिक एनर्जी भी घटती चली जाएगी और स्पेस भी घटती चली जाएगी। वाई शुगर इजीली डिजॉल्व इन हॉट वाटर दैन कोल्ड वाटर। आप शरबत बनाने के लिए ठंडे पानी में चीनी को घोलिए तो आपको देखते होंगे कि स्टीयर करना पड़ता होगा या एक गिलास से दूसरे गिलास में ऊपर नीचे डालते रहना पड़ता होगा। क्यों? क्योंकि हम एक्सटर्नल हीट एनर्जी दे रहे हैं, जब हम काइनेटिक एनर्जी दे रहे हैं, जब हम एक गिलास से दूसरे गिलास में ऊपर नीचे डालते रहते हैं ताकि तेज़ी से डिजॉल्व हो जाए, तो हम बाहर से काइनेटिक एनर्जी दे रहे हैं। अब अगर हम काइनेटिक एनर्जी बाहर से दे रहे हैं तो फिर उनके बीच का स्पेस क्या होगा? बढ़ेगा। और जैसे ही स्पेस बढ़ेगा, क्योंकि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम होगा तो स्पेस बढ़ेगा, और जैसे ही स्पेस बढ़ेगा कि चीनी आसानी से उसमें घुलना बैठना स्पेस में शुरू हो जाएगा। या आप देखते होंगे गर्म पानी में चाय बनाने के समय में जो चीनी डाला जाता है, शुगर डाला जाता है, तो वो तेज़ी से घुल जाता है। क्यों? क्योंकि उस वाटर के मॉलिक्यूल्स के बीच की स्पेस क्या हो रही है? हीट देने के कारण बढ़ते चली जा रही है, क्योंकि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम हो रही है तो बढ़ते चली जा रही है, तो चीनी को आसानी से उसमें सेट होने में
आसानी होती है और तेज़ी से घुल जाता है। द इंटरमिक्सिंग ऑफ पार्टिकल्स ऑफ टू डिफरेंट टाइप्स इज कॉल्ड डिफ्यूजन। दो अलग अलग टाइप के अगर पार्टिकल्स है और उनको अगर हम इंटरमिक्स करते हैं तो वो क्या कहलाता है? डिफ्यूजन कहलाता है। जैसे शुगर इनटू वाटर, वो भी एक डिफ्यूजन का एग्जांपल है। कार्बन डाइऑक्साइड इन कोल्ड ड्रिंक्स, कोल्ड ड्रिंक्स में भी कार्बन डाइऑक्साइड मिली होती है, तो वो भी एक डिफ्यूजन का एग्जांपल है। परफ्यूम स्प्रे इन रूम, रूम में अगर हम परफ्यूम स्प्रे करते हैं तो वो भी एक डिफ्यूजन का एग्जांपल है। ऑक्सीजन डिजॉल्व इन वाटर, रिवर, ओशियन या लेक्स में जो डिजॉल्व होती है वाटर एक्वाटिक एनिमल्स के लिए, प्लांट्स के लिए, तो वो भी एक एग्जांपल है किसका? डिफ्यूजन का। हमारा एटमॉस्फेयर, उसमें कई तरह के गैसेज हैं, डस्ट पार्टिकल्स हैं, सॉलिड पार्टिकल्स भी घुले हुए हैं, तो इसलिए ये भी एक एग्जांपल है डिफ्यूजन का। पार्टिकल्स ऑफ मैटर, particles of one type of particles of one type of matter get into the space of the other type of particles of matter। एक तरह के particles of matter दूसरे तरह के जो particles of matters हैं उनके बीच में जो space है, intermolecular space, उसमें get into हो जाता है। ये हम लोगों ने कई बार पढ़ा। Here molecules of sugar get into the space of water molecules and diffuses, और घुल जाती है। The speed of diffusion depends upon temperature। टेम्परेचर पे स्पीड ऑफ डिफ्यूजन डिपेंड करता है। अगर टेम्परेचर हम इंक्रीज करते हैं तो टेम्परेचर जैसे ही हम इंक्रीज करेंगे तो मॉलिक्यूल्स के बीच में, वाटर के मॉलिक्यूल्स के बीच में जो इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, ये जो इंटरमोलिकुलर फोर्स है इन पार्टिकल्स के बीच में जो फोर्स है, ये क्या हो जाएगी? कमज़ोर हो जाएगी, वीक हो जाएगी। और इंटरमोलिकुलर फोर्स अगर वीक होती है तो स्पेस बढ़ेगी, और स्पेस बढ़ेगी इट मीन्स काइनेटिक एनर्जी इंक्रीजेज। काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज करेगी तो काफ़ी तेज़ी से वो पार्टिकल्स मूव भी करेंगे और स्पेस भी बढ़ गई है तो आसानी से क्या हो जाएगी? डिफ्यूज हो जाएगी, घुल जाएगी। इसके लिए एक एक्टिविटी भी है। ड्रॉप ए क्रिस्टल ऑफ कॉपर सल्फेट और पोटासियम परमैंगनेट इन अ ग्लास ऑफ हॉट वाटर एंड अनदर इन कोल्ड वाटर। तो दो ग्लास हमने लिया है, दोनों में वाटर सेम लेवल में है, सेम वॉल्यूम में है। फर्स्ट ग्लास का टेम्परेचर है 30 डिग्री सेल्सियस, जबकि दूसरे ग्लास का टेम्परेचर 5 डिग्री सेल्सियस है। अब इसमें अगर हम पोटासियम परमैंगनेट के फ्यू क्रिस्टल्स, इक्वल नंबर ऑफ क्रिस्टल्स दोनों में डालते हैं तो हम देखेंगे कि 30 डिग्री सेल्सियस वाले गिलास में आज तेज़ी से जो पोटासियम परमैंगनेट है वो डिजॉल्व हो गया है, डिफ्यूज़ हो गया है, जबकि दूसरे वाले में अभी तक डिफ्यूज़ नहीं हुआ है, यहाँ नीचे में जाकर बॉटम में सेटल डाउन हो चुकी है। तो इसे टाइम लगेगा डिजॉल्व होने में, डिफ्यूज़ होने में। क्यों? क्योंकि इसके पीछे का रीज़न क्या है? टेम्परेचर। द हायर द टेम्परेचर द हायर द रेट ऑफ डिफ्यूजन। क्यों? because the particles get energy from outside, so their force of attraction becomes weaker, intermolecular space increases, so they begin moving fast। अब मूविंग फास्ट तो काइनेटिक एनर्जी इंक्रीजेज और आसानी से घुल जाती है। पार्टिकल्स ऑफ मैटर कंटिन्यूसली मूव। पार्टिकल्स ऑफ मैटर जो होते हैं वो कंटिन्यूसली मूव करते रहते हैं। ये थर्ड कैरेक्टरिस्टिक्स है पार्टिकल्स ऑफ मैटर के। इसके लिए एक एक्टिविटी है, पुट एन इनलेट इंसेंस स्टिक इन अ कॉर्नर ऑफ योर हाउस। तो अपने घर में आप किसी एक कोने में बिना जला हुआ अगरबत्ती आप रख देंगे। हाउ क्लोज डू वी हैव टू गेट टू गो नियर इट सो एज टू गेट इट्स स्मेल। तो उसका स्मेल पाने के लिए हमको कितना दूर तक जाना पड़ता है, कितनी करीब तक जाना पड़ता है। अब उसी अगरबत्ती को हम जला देते हैं तो फिर क्या होता है? क्या हमको उसके करीब जाना पड़ता है? नहीं, वो उसकी खुशबू, उसकी इंसेंस हमारे तक पहुंच जाती है। तो इससे क्या कंक्लूजन निकलती है? तो इससे कंक्लूजन निकलती है कि पार्टिकल्स ऑफ मैटर कंटिन्यूसली मूव करते रहते हैं। और एक एक्टिविटी है, टेक सम वाटर इन बीकर, पुट सम ड्रॉप्स ऑफ ब्लू और रेड इंक स्लोली अलोंग द साइड ऑफ बीकर, लीव इट अनडिस्टर्ब फॉर फ्यू आवर्स। तो हम एक बीकर लेकर में वाटर लेकर उसमें कुछ ड्रॉप ब्लू या रेड इंक डाल देंगे और उसको हम छोड़ देंगे अनडिस्टर्ब। तो हम कुछ घंटों के बाद क्या ऑब्जर्व करते हैं? हम ऑब्जर्व करते हैं कि वो इंक पूरी तरीके से पानी में फैल चुका है। तो ये इंक फैला कैसे? इसका मतलब ये पार्टिकल्स ऑफ मैटर मूव करते हैं। तो ये भी इस एक्टिविटी से भी हम ऑब्जर्व कर सकते हैं। द इंक गेट इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड इन द वाटर। कंक्लूजन, इट मीन्स पार्टिकल्स ऑफ लिक्विड कीप्स इनटू मोशन कंटिन्यूसली। लिक्विड के पार्टिकल्स और गैस के पार्टिकल्स कंटिन्यूसली मूव करते रहते हैं, हाँ सॉलिड के वाइब्रेट करते हैं। इसलिए सॉलिड में तो स्पेस भी कम होती है, कोई चीज़ आसानी से घुलती भी नहीं है, घुल भी नहीं सकती।
ये आपके एनसीईआरटी सिलेबस में नहीं है, लेकिन फिर भी आप जान सकते हैं कि ब्राउनियन मोशन क्या था। एक साइंटिस्ट हुए जिनका नाम था ब्राउनियन, और उन्होंने एक एक्सपेरिमेंट किया। इस एक्सपेरिमेंट में उन्होंने क्या किया, एक ग्लास में वाटर लेकर और उसमें पोलन ग्रेन्स को उसमें डाल दिया पानी में, और इसके बाद उसके पाथ को, फ्लूइड्स के पाथ को में उस फ्लूइड में उस पोलन ग्रेन्स के पाथ को ऑब्जर्व किया। तो ऑब्जर्व किया तो वो देख रहा है कि ये जिगजैग पाथ पे घूम रहा है। तो इससे उन्होंने कंक्लूजन निकाला कि अगर पोलन ग्रेन्स पानी में जिगजैग पाथ पे घूम रहे हैं, मूव कर रहे हैं, इसका मतलब कि जो पार्टिकल्स ऑफ मैटर होते हैं वो क्या हो रहे हैं, कंटिन्यूसली मूव करते रहते हैं। अगर वो पोलन ग्रेन्स मूव कर रहा है वाटर में, इसका मतलब वाटर के मॉलिक्यूल्स भी तो मूव कर रहे होंगे, तभी तो वो जिगजैग पाथ पे मूव कर रहा है पोलन ग्रेन्स को। वो इधर लेके जा रहा है, वो उधर लेके जा रहा है, वो उधर लेके जा रहा है। तो इसी तरह से इस ऑब्जर्वेशन से ये प्रूफ होती है कि पार्टिकल्स ऑफ मैटर कंटिन्यूसली मूव। हालांकि इस थ्योरी को आगे चलकर अल्बर्ट आइंस्टाइन ने प्रूफ करने का कोशिश किया था, लेकिन ब्राउनियन ने केवल बताया था एक एक्सपेरिमेंट करके, और माइक्रोस्कोप से उन्होंने केवल देखा और देखकर ये बताया, महसूस किया, लेकिन उसका पाथ डिजाइन नहीं कर पाया। पाथ डिजाइन करने का काम अल्बर्ट आइंस्टाइन ने किया था। पार्टिकल्स ऑफ फ्लूइड रैंडमली मूव्स एंड एक्सर्ट प्रेशर ऑन द वॉल्स ऑफ कंटेनर। जो फ्लूइड के पार्टिकल्स होते हैं वो रैंडमली मूव करते रहते हैं और कंटेनर के वॉल्स को प्रेशर डालते रहते हैं। तो इसीलिए तो किसी ग्लास में या जार में अगर लिक्विड भरा हुआ है और अगर कहीं से भी अगर उसमें होल हो जाती है तो पानी बाहर निकलना तेज़ी से शुरू हो जाता है। क्यों? क्योंकि वो प्रेशर लगाते रहता है, हमेशा मूव करते रह रहा है, अंदर में बाहर निकलने के लिए मचल रहा है, और जैसे ही मौका मिलता है तो वो बाहर निकल जाता है फ्लूइड्स। तो गैस के साथ भी ऐसा ही है। गैस भी जिस कंटेनर में रखे होते हैं तो गैस के पार्टिकल्स कंटिन्यूसली मूव करते रहते हैं और कंटेनर में वो प्रेशर एक्सर्ट करते रहते हैं भीतर से बाहर निकलने के लिए। ये आप इसी के पोलन ग्रेन्स को यूज़ किया था ब्राउनियन ने। यहाँ पे इसके पोलन ग्रेन्स यहाँ पे हैं, यहाँ दिख नहीं रहे हैं। ये जो यहाँ पे ये चाइना रोज़ का पोलन ग्रेन्स है, ये देख सकते हैं, ये येलो कलर का ये पोलन ग्रेन्स है। तो ये चाइना रोज़ का, हालांकि इसका यूज़ नहीं किया था, इसका यूज़ किया था स्पेयर का, क्लेरिका पुलसेला। सॉलिड के जो शेप होता है वो डिफिनिट होता है, साइज और बाउंड्रीज वो डिस्टिंक्ट होती है, वो बदलती नहीं है, वॉल्यूम भी फिक्स्ड होता है। इंटरमोलिकुलर फोर्स जो होती है सॉलिड के पार्टिकल्स के बीच में, मॉलिक्यूल्स के बीच में, वो स्ट्रॉन्ग होती है, काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट। इंटरमोलिकुलर स्पेस बहुत ही कम होती है, नेग्लिजिबल के बराबर। रिजिडिटी वेरी हाई, ये काफ़ी कठोर होता है, रिजिड होता है। कॉम्प्रेसिबिलिटी नेग्लिजिबल, यानी सॉलिड के पार्टिकल्स को हम कंप्रेस नहीं कर सकते हैं। हाँ, कुछ हम देखेंगे कुछ स्पेशल केसेज में, जैसे स्पंज वगैरह के केसेज में हम देखेंगे, लेकिन कंप्रेसिबिलिटी जो होती है वो नेग्लिजिबल ही होती है। हम सॉलिड को, आयरन को, वुड को, इस सब को हम कंप्रेस नहीं कर सकते, दबा नहीं सकते। रेट ऑफ डिफ्यूजन नेग्लिजिबल होती है, सॉलिड में तो कुछ घुलता भी नहीं है। अगर हम चीनी को और नमक को मिलाने की कोशिश करें तो घुलेगी ही नहीं। काइनेटिक एनर्जी बहुत ही कम होती है, काइनेटिक एनर्जी सॉलिड पार्टिकल्स के बीच में। ये तो पार्टिकल्स अपने पोजीशन पे ही वाइब्रेट करते रहते हैं, ये मूव तो करते भी नहीं है। तो जब मूव भी नहीं कर रहे हैं तो इसमें काइनेटिक एनर्जी कहाँ से होगी? डेंसिटी, हाँ, इसकी डेंसिटी बहुत ही हाई होती है, क्योंकि कम ही स्पेस में बहुत ही ज़्यादा पार्टिकल्स होते हैं मौजूद, अमाउंट ऑफ मैटर ज़्यादा होती है। पार्टिकल्स आर इन ऑर्गेनाइज्ड या अरेंज्ड फॉर्म में होते हैं सॉलिड के पार्टिकल्स। रबर इज सॉलिड बट चेंजेज इट्स शेप। रबर तो सॉलिड है लेकिन वो अपना शेप बदलता है। हमने अभी पढ़ा है कि सॉलिड अपना शेप नहीं बदलता है, लेकिन रबर तो शेप बदलता है। तो हाँ, ऐसा होता है क्योंकि एक्सटर्नल फोर्स हम लगाते हैं तो वो अपना शेप बदल लेता है, लेकिन जैसे ही हम फोर्स को हटाएंगे तो फिर वो अपने पुराने ही शेप में आ जाएगा। When sugar और salt kept in the jar, they take the shape of jar. Are they solid? तो क्या ये सॉलिड हैं? शुगर और साल्ट को अगर हम जिस जार में डालते हैं उस जार के जैसा उसका शेप हो जाता है। शुगर साल्ट का भी होता है, तो क्या इसका तो शेप बदल रहा है, तो क्या ये नहीं है क्या सॉलिड? तो हाँ, ये भी सॉलिड है, क्योंकि इनके जो क्रिस्टल्स होते हैं वो फिक्स्ड शेप में होते हैं। चीनी के जो क्रिस्टल आप देखेंगे, नमक के जो छोटे छोटे क्रिस्टल्स देखेंगे, इसका शेप नहीं बदलता है, ये हमेशा फिक्स रहता है। इज स्पंज सॉलिड? इफ यस देन वाई वी कैन कंप्रेस इट? क्या स्पंज भी सॉलिड है? अगर है तो फिर हम इसको कंप्रेस कर पाते हैं, कैसे? तो कहता है स्पंज के बीच में बहुत ही टाइनी पोर्स होते हैं, छोटे छोटे पोर्स होते हैं जिसमें एयर फिल रहते हैं। तो जब हम प्रेस करते हैं तो एयर बाहर आ जाता है, और फिर जैसे ही हम प्रेशर हटाते हैं, फोर्स, एक्सटर्नल फोर्स हटाते हैं, तो फिर से एयर उसके स्पेस के बीच में आ जाती है। तो इसलिए स्पंज कंप्रेसेबल तो है, लेकिन स्पंज भी क्या है, एक सॉलिड है। वो कंप्रेस हो पाती है क्योंकि एयर के कारण, खुद के कारण नहीं, खुद की प्रॉपर्टीज के कारण नहीं। लिक्विड के शेप
जो होते हैं वो चेंजेबल है अकॉर्डिंग टू द कंटेनर। ये कंटेनर के अनुसार होता है, जिस कंटेनर में लिक्विड को रखेंगे उसी कंटेनर का शेप ले लेगा। साइज या बाउंड्री इसके चेंज और नॉट फिक्स्ड, यानी चेंज होती रहती है, बदलती रहती है, फिक्स्ड नहीं होती है इसकी बाउंड्री। वॉल्यूम इसका फिक्स्ड होता है। आप किसी ग्लास में रखे, इस जार में रखे तो इतना ही वॉल्यूम ऑक्यूपाई करेगा। अगर इसको थोड़ा सा बड़े में रखे तो भी उतना ही वॉल्यूम ऑक्यूपाई करेगा। तो वॉल्यूम नहीं बदलता है सॉलिड का और लिक्विड का। इंटरमोलिकुलर फोर्स वीकर देन सॉलिड, इंटरमोलिकुलर फोर्स कमज़ोर होता है सॉलिड की तुलना में। अब अगर कमज़ोर है इंटरमोलिकुलर फोर्स तो स्पेस थोड़ा ज़्यादा होगा सॉलिड की तुलना में। इंटरमीडिएट आर मोर देन सॉलिड, इसका इंटरमोलिकुलर स्पेस होती है IMS। रिजिडिटी, इसकी रिजिडिटी नेग्लिजिबल होती है सो कॉल्ड फ्लूइड्स, तो इसलिए हम इसको फ्लूइड्स कहते हैं। ये रिजिड नहीं होता है तभी तो ये फ्लो कर जाता है। कंप्रेसिबिलिटी, हाँ इसको भी कंप्रेस कर सकते हैं लेकिन बहुत ही हाई प्रेशर चाहिए इसके लिए हमें इसको कंप्रेस करने के लिए। हाइड्रोलिक जितनी भी मशीन काम करती है तो वो सारे के सारे इस लिक्विड के कंप्रेसिबिलिटी पे ही काम करती है। लेकिन वो कंप्रेसिबिलिटी थोड़ी ऐसी कंप्रेसिबिलिटी है, हम लिक्विड को बहुत ज़्यादा कंप्रेस करके सॉलिड में बनाना थोड़ा मुश्किल है, वो काफ़ी कठिन होती है। रेट ऑफ डिफ्यूजन हायर देन सॉलिड, तो सॉलिड से थोड़ी ज़्यादा इसमें रेट ऑफ डिफ्यूजन होती है, इसलिए इसमें हम शुगर आसानी से घुल जाएगी, साल्ट घुल जाएगी वाटर में। काइनेटिक एनर्जी हायर देन सॉलिड, इसकी जो काइनेटिक एनर्जी होती है वो सॉलिड की तुलना में थोड़ी ज़्यादा होती है क्योंकि इसके पार्टिकल्स के बीच में थोड़ी स्पेस होती है। डेंसिटी लोअर देन सॉलिड और मॉडरेट डेंस, इसकी डेंसिटी सॉलिड से थोड़ी कम होती है या मॉडरेट होती है। गैसेस, इसके शेप फिक्स्ड नहीं होते हैं, ये भी अकॉर्डिंग टू द कंटेनर बदलते रहता है। साइज भी इसका फिक्स्ड नहीं है, वॉल्यूम भी फिक्स्ड नहीं है। इंटरमोलिकुलर फोर्स बहुत ही कमज़ोर होती है, तो इसलिए इंटरमोलिकुलर स्पेस बहुत ज़्यादा होती है। फोर्स जितना कमज़ोर भी स्पेस उतना ज़्यादा। रिजिडिटी, इसकी रिजिडिटी वेरी लो और नेग्लिजिबल है, ये भी बहुत कम नेग्लिजिबल इसकी रिजिडिटी है, इसलिए आसानी से फ्लो कर जाती है, फ्लूइड्स कहलाता है। ये कंप्रेसिबिलिटी वेरी है, तो इसको हम कंप्रेस कर सकते हैं। गैसेस को कंप्रेस किया जा सकता है और वही कंप्रेस करके LPG और CNG गैसेस जो होती है, कंप्रेस्ड नेचुरल गैसेस, जो ऑटो रिक्शा जो चलती है तो उसमें भी गैस को कंप्रेस करके लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया जाता है। LPG गैस जो हमारे यहाँ सिलेंडर आती है उसमें भी गैसेस को कंप्रेस करके सिलेंडर के अंदर में लिक्विड फॉर्म में कर दिया जाता है। तो कंप्रेसिबिलिटी गैसेस की हाई होती है। रेट ऑफ डिफ्यूजन भी वेरी हाई, बहुत तेज़ी से घुल जाती है। कुछ दिन पहले विशाखापट्टनम में, वाइजैग में गैस लीक हो गया तो काफ़ी तेज़ी से फैल गया, तो रेट ऑफ डिफ्यूजन काफ़ी हाई होती है इसकी, क्योंकि स्पेस बहुत ज़्यादा रहता है ना, तो अपने अंदर में अपने स्पेस, उस स्पेस के बीच में किसी को भी आसानी से वो घुला सकता है क्योंकि स्पेस ज़्यादा है मॉलिक्यूल्स के बीच में। तो कंप्रेसिव और इसकी काइनेटिक एनर्जी भी बहुत ज़्यादा होती है, बहुत फास्ट भी ये फ्लो करती है, तो इसलिए रेट ऑफ डिफ्यूजन इसकी बहुत हाई होती है। काइनेटिक एनर्जी, तो काइनेटिक एनर्जी बहुत है क्योंकि रेट ऑफ डिफ्यूजन हाई है, स्पेस भी बहुत हाई है, तो काइनेटिक एनर्जी है। ड्यू टू हाई कंप्रेसिबिलिटी गैस कैन बी कंप्रेस्ड इनटू लिक्विड फॉर्म, जैसे कि अभी हमने आपको बताया CNG कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। ऑक्सीजन सिलेंडर, जो ऑक्सीजन सिलेंडर का यूज़ किया जाता है हॉस्पिटल्स वगैरह में, LPG सिलेंडर। Aroma of food reaches us very fast because particles of gases have large space and rate of diffusion is greatest। तो कोई फूड की जो खुशबू होती है वो हमारे तक आसानी से पहुंच जाती है, काफ़ी तेज़ी से पहुंच जाती है। क्यों? क्योंकि गैसेस के जो पार्टिकल्स होते हैं उनके बीच में स्पेस बहुत ज़्यादा होता है, और स्पेस ज़्यादा है तो इसका मतलब फोर्स कम, काइनेटिक एनर्जी बहुत ज़्यादा, तो काफ़ी तेज़ी से मूव करते हैं, और रेट ऑफ डिफ्यूजन भी हाई होती है, इसलिए बहुत तेज़ी से हमारे तक पहुँच जाती है। विच फूड्स एरोमा वुड कम फास्ट, हॉट फूड और कोल्ड फूड? किस फूड की सुगंध हमारे पास तेज़ी से आएगी, गर्म खाने की या फिर ठंडे खाने की? तो जब आप देखते होंगे कि खाना पकाया जाता है तो उस समय काफ़ी तेज़ खुशबू आएगी और काफ़ी जल्दी आएगी। क्यों? क्योंकि गर्म है, एक तो गैस ऊपर से गर्म है तो रेट ऑफ डिफ्यूजन और भी ज़्यादा है ना, तो वो काफ़ी तेज़ी से, काइनेटिक एनर्जी काफ़ी ज़्यादा है तो काफ़ी तेज़ी से हमारे पास आती है। लेकिन वही गैस जब ठंडी हो जाती है तो उसमें काइनेटिक एनर्जी थोड़ी सी गर्म गैस की तुलना में कम हो जाती है। तो भी सॉलिड लिक्विड की तुलना में काइनेटिक एनर्जी, स्पेस ज़्यादा है, फोर्स कम है, लेकिन गर्म गैस और ठंडी गैस में अगर तुलना करें तो ठंडी गैस की थोड़ी सी काइनेटिक एनर्जी कम हो जाती है, तो इसलिए वो ठंडी खाने की खुशबू हमारे तक उतनी जल्दी नहीं पहुंचती है, जबकि गर्म खाने की खुशबू हमारे तक बहुत तेज़ी से पहुंचती है।
तो इसके बाद हम लोग थैंक यू फॉर दी वाचिंग। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट चैप्टर नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे इंटरचेंज ऑफ स्टेट से यहाँ से।